हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सीटेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से के जो है 30 प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग भी जो है प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपका 30 में से कितना स्कोर जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है कि सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग सीट जो है वीडियो का पूरा लाभ ले सकें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें। दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को देखिए और समझिए। जैसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता का, बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होना चाहिए, और डी है पढ़ने की उत्सुकता होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो जो है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वो आपका होती है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन या ए हो जाएगा। धैर्य और दृढ़ता से क्या होता है दोस्तों, शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा को सहजता से समस्याओं को जो है समाधान कर सकता है। उसे कोई भी, जैसे छात्र में कोई भी समस्या हो रहा है तो वह जो है धैर्य और दृढ़ता के साथ बच्चों को जो अच्छी तरीके से समझा दे, तो उसी को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न 2 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जैसे इसमें कहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, और कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। तो एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि 30 में से आप लोग देखिए कि आपका 30 में से कितना जा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना गया है। तो ऑप्शन ए है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। बी है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी है आपका, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। डी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, तो जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं और कुछ जो है चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों की बैठने की किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है तो या उन्हें ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास जो है व्यक्त करना चाहिए। तो क्या होगा यह, तो 2 का जो है आपका, जैसे अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन किसके साथ जाएगा या ऑप्शन बी के साथ। प्रश्न 3 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। पूछा है कि वह अवस्था कौन सी है जिस अवस्था में बच्चा जो है चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो क्या हो जाएगा मित्रों,
या जो है जैसे अवस्थाओं के बारे में जो है जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाओं बताया है। एक संवेदी गामक हुआ, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, ये चारों अवस्थाएं आपका है। तो इसमें पूछा है कि किस प्रारंभ कर देते हैं, सबसे बड़ी बात है इसमें पूछा है, इम्पॉर्टेंट है कि प्रारंभ कर देते हैं, मतलब शुरुआत किस अवस्था में बच्चे जो है तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्त अवस्था में। मूर्त अवस्था में जो बच्चे तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, और जब यह औपचारिक अवस्था में पहुंच जाते हैं तो बच्चे जो है पूर्ण रूप से जो है सोचने लगते हैं। जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था को प्रमुख 5 अवस्थाओं का विकास होता है, जैसे संरक्षण है, संख्याबोध है, क्रमानुसार वर्गीकरण, पारंपरिक संबंध की क्षमता। तो इसमें क्या है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मन का मनचित्रण संबंधित है, तो ऑप्शन है साहसिक कार्यों का क्रिया योजना से, बी मन का चित्र बनाने से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी है बोझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का जो मन चित्रण है किससे है, जो जैसे मन का मनचित्रण का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी जो है रूपरेखा बना लेना। तो क्या होता है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी ऑप्शन सी होगा। जैसे कोई कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेना, तो मन का मनचित्रण उसे कहा जाता है। तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो जैसे विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का सीखने संबंधी समस्याओं का संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, उसे जो है शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ आपका डी सच जाएगा। प्रश्न 6 है, निम्न में कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी का अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण, बी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बल देना है, तो 6 का आपका बी तो गलत हो जाएगा। परीक्षा के अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, डी है अच्छी शिक्षा की व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो दोस्तों क्या होगा इसका, सृजनात्मक पोषण का क्या होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने का अवसर देना। अवसर देने से जो है बच्चों का जो है सोच डेवलपमेंट ज़्यादा विकसित होता है, सृजनात्मकता उनका जो है ज़्यादा बढ़ता है। आपका किसके साथ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 7 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अवस्था बच्चे की अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। क्या होगा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था बच्चे की अमूर्त संकल्पनाओं का, देखिए यहाँ पे अमूर्त संकल्पनाओं की कह दिया है। तो अभी इसके पहले एक प्रश्न था उसमें, इसमें सिर्फ तार्किक की बात किया था, तार्किक चिंतन प्रारंभ करना। यहाँ पे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का आरंभ करना। तो ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर होती है, जो संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष होती है। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 12 वर्ष के ऊपर मानी जाती है। औपचारिक संक्रिया अवस्था संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था मानी जाती है, जो अंतिम अवस्था, या आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, अवस्था मानी जाती है। अर्थात इस
अवस्था का बालक जो है अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध के विचार करने में समर्थ हो जाता है। तो वह जो है जैसे इसमें क्या होता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक का जो है परिपक्व हो जाते हैं। इसमें किशोरावस्था होता है जिसमें जो है बालक परिपक्व हो जाते हैं। वह जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 8 है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी है, शिक्षक विभिन्न प्रकार का व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सी है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो इसमें क्या होगा, सीखने समृद्ध हो सकता है सबसे बेस्ट किसके साथ जाएगा मित्रों, या ऑप्शन डी के साथ जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा मित्रों, ऑप्शन डी। प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो नहीं मानना चाहिए, आपका निगेटिव का पूछा है। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो ऑप्शन है, सीखने का एक व्यापक प्रक्रिया। बी है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी है, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। डी है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो पूछा है नहीं है, हमको निगेटिव का सेंस बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, आपका सही है। सीखना जो है लक्ष्योन्मुखी होता है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, देखिए एकमात्र जहाँ कह दिया है आपका जो है गलत है, जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन या डी के साथ जाएगा। कहा शैक्षिक संस्थान एकमात्र जो है संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। इसमें क्योंकि मतलब नहीं माना जाता इसको, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो शिक्षार्थी शैक्षिक संस्थान ही नहीं, एकमात्र संस्थान नहीं है, बल्कि वो अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी अध्यापक की सहायता से सीख सकता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। प्रश्न 10 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी है, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। सी है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 5वीं कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को क्या होता है मित्रों, विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस टाइप का, तो जो उसके साथ जो है सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। या आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन सा बच्चे का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पूछा है, निम्न में कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। आपका ऑप्शन है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सी है, संदिग्ध संगति की आवश्यकता। डी है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो पूछा है क्या नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना जो है यह शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यह जो है शारीरिक आवश्यकता है लेकिन मनोवैज्ञानिक आवश्यकता इसे नहीं माना जाता है। आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा 11 का। प्रश्न 12 है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया था, तो पूछा जाए तो आपका हो जाएंगे जीन पियाजे जी।
पूछा वह कौन सा स्थान जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, बी है सभागार, सी है घर, डी है खेल का मैदान। तो क्या होगा, यह विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण होता है। ऑप्शन एक सच जाएगा यहाँ। प्रश्न 13 है, डॉट 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 यहाँ पे है डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, बी है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, सी है कक्षा को एकदम खामोशी, बी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। क्या होगा, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, बी है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, सी है कक्षा में एकदम खामोशी, डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो क्या होगा, को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, यदि विद्यार्थी को जो है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यह आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है पूछा है। तो वह ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, बी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, सी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों यह है जो जैसे वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न का उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे प्रश्नों की समस्या होती है। तो यह जो है रटना संबंधी जो है रटना बुद्धिमान बच्चों की लक्षण नहीं माना जाता। यह ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता है, तो यह जो है नहीं माना जाता, बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। प्रश्न 15 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन है पावलोव, बी है कोहलबर्ग, सी है स्किनर, डी है पियाजे। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है, या पियाजे जी को जाता है। ऑप्शन जो है डी सच जाएगा। प्रश्न 16 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी कृतिका अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं करती, सी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, डी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने की अवसर देता है। तो 16 का क्या होगा मित्रों, जो कृतिका है अक्सर घर में कम बात करती है तथा विद्यालय में अधिक बात करती हैं। तो उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता ना मिलती हो। जो है घर पे कम बात करती है तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि उसकी बातों को जो है मान्यता ना मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय में। इसलिए वह ज़्यादा बात करती है क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यह ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न 17 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, बी है मीडिया मनोविज्ञान, सी है शिक्षा मनोविज्ञान, डी है शिक्षा समाजशास्त्र। तो क्या होगा दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है। तो आपका हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटिव है, या ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 18 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग बनाती है,
सी है शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी है शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैदा करती है। तो जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या कार्य है, शिक्षार्थियों में जो सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यह आपका ऑप्शन 6 सज जाएगा। प्रश्न 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की और संकेत की है। ऑप्शन है विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। बी है मूल्यांकन प्रक्रिया। सी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी है शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो 19 क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या की शब्दावली की और संकेत है। तो क्या होगा, विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन या किसके साथ जाएगा, ऑप्शन 1 साथ। प्रश्न 20 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से क्या आधारित है। तो ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो क्या होगा इसका मित्रों, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से क्या है, तो यह जो है विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होगा। आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जो खेल पद्धति का मूल उद्देश्य होता है बालक के विकास की वृद्धि हो और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सोच विकसित हो। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 21 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम। बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। सी सीखने की तत्परता नियम। डी है सीखने की सदृश्यता नियम। तो क्या होगा यह आपका, तो आपका होगा सीखने की सदृशता नियम। सीखने की सदृशता नियम के अनुसार एक बच्चा जो है नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे पहले भी अनुभव कर चुका है, वह उसके साथ वैसी ही प्रक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। तो क्या होगा, सीखने की सदृशता। प्रश्न 22 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है तो क्या होगा, देखिए आपका ऑप्शन पहले ही दे दिया, दूसरों से झगड़ना या किसी प्रतिभाशाली बच्चे का जो है गुण नहीं होता, या आपका ऑप्शन 1 सज जाएगा। प्रश्न 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। बी है विशेष विद्यालयों में। सी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए प्रश्न है। तो इसमें जैसे एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है समावेशी शिक्षा की जो बात की जाती है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वह जो है सामान्य हो, चाहे जो है बहुत उच्च हो, मतलब चाहे निम्न हो, उस सभी को जो है एक साथ शिक्षा दी जाने की बात की गई है। तो इसमें 23 का क्या होगा मित्रों, अन्य समान बच्चों के साथ जो है, या ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा, मतलब सभी के साथ जो है बैठ करके शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 24 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि। भी है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने की जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग। सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना। डी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो 24 का क्या होगा, आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो क्या होगा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 25 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों शारीरिक विकार से है। जैसे शारीरिक एक विकार है, इसमें है डिसलेक्सिया जो है आपका
ऑप्शन है गणितीय विकार, बी है पठन विकार, सी है व्यवहार संबंधी विकार, डी है मानसिक विकार। तो डिसलेक्सिया जो है वो आपका होता है या पठन विकार से होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अक्षरों को पहचान नहीं पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में जो है समस्या महसूस करता है। जैसे क्या होता है इसमें डब्लू को यम पढ़ देता है, मतलब वो जो है इसी तरीके जो हुआ समझ नहीं पाता है विकार को। प्रश्न 26 है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, बी है सहानुभूति, सी है तटस्थ और डी है नकारात्मक। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों, तो यह जो है अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है उसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहित होता है। ऑप्शन एक साथ होगा। प्रश्न 27 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है, तो यह आपका जो है निरंतरता के सिद्धांत, या जो है निरंतर जो है चलती रहती है। जिसे होता है एक विकास है, विकास और वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि जो कुछ समय बाद जाके जैसे 18 साल 19 साल 20 साल जाने के बाद जो वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो है यह निरंतर चलता रहता है हमेशा। प्रश्न 28 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने का अंतर्दृष्टि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है पावलोव, बी है जीन पियाजे, सी है वाइगोत्स्की, डी है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है, तो ऑप्शन डी सच जाएगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी लोग जो है बढ़ावा दिए हैं। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो दोस्तों किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, या आपका ऑप्शन डी सच जाएगा, किशोरावस्था में जो है। प्रश्न 30 है और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, बी है स्किनर द्वारा, सी है पियाजे द्वारा, डी है कोहलबर्ग द्वारा। तो 4 अवस्थाओं को जैसे है आपका है संवेदीगामक अवस्था, जैसे 4 अवस्थाओं को बताए हैं, जैसे संवेदीगामक अवस्था है, संवेदीगामक, पूर्व मूर्त और औपचारिक अवस्था। यह किसने बताया है, तो यह जो है आपके हो जाएंगे पियाजे महोदय के द्वारा। तो संवेदीगामक जो अवस्था है वो आपका जो है 0 से 2 वर्ष माना जाता है, 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, यह जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पूछा है बच्चों के द्वारा बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग जो है वीडियो इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिलेगा। आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से जो हिंदी का भी है, पर्यावरण का भी आप लोग वीडियो देख के जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप लोग वीडियो का जो है खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।